मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत इस सेशन को होस्ट करेंगे और हमारे खास मेहमान होंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टेज पर। और इस सेशन में हम बात करेंगे प्रगति और महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला शक्ति को लेकर। हिंदुस्तान की देवभूमि उत्तराखंड, 23 साल का युवा उत्तराखंड, जिसकी कमान देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में है। वो पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने चंपावत से विधानसभा का उपचुनाव लड़ा तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। 58,000 से अधिक वोटों के साथ धामी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। धामी की ये जीत उत्तराखंड के विकास की शुरुआत भर थी। प्रदेश की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में विकास को वो रफ्तार दी जिसकी धमक 1-2 जिलों में नहीं बल्कि प्रदेश के सभी 13 जिलों में सुनाई पड़ रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड में विकास की जो रफ्तार दिख रही है वो कई राज्यों के लिए मिसाल की तरह है। मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के गरीबों के लिए मसीहा से कम नहीं है। मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीबों को आवास देने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश भर में पायलट प्रोजेक्ट चलाए। मुख्यमंत्री धामी खुद युवा हैं और प्रदेश के गरीब और आर्थिक हालात के मारे नौजवानों का दर्द भी समझते हैं। सरकार के तौर पर नहीं बल्कि एक साथी के तौर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा दिलाई ताकि नौकरी पाकर युवा न सिर्फ अपना बल्कि प्रदेश के विकास में बराबर के सहभागी बन सकें। ये मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों का ही नतीजा है कि देवभूमि में 4 धामों के बीच साधनों संसाधनों का ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसने देश भर के तीर्थयात्रियों को उत्तराखंड की तरफ बेइंतहा खींचा है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार जितना गरीबों और नौजवानों के हित में काम कर रही है उतना ही महिलाओं की दशा सुधारने के लिए भी समर्पित है। हर तबके और हर उम्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले मुख्यमंत्री धामी की सरकार प्रदेश की महिलाओं को फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट देने की तैयारी में भी है ताकि महिलाएं अपने दम पर अपना मुकाम हासिल कर सकें। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद से ही पुष्कर सिंह धामी तन मन कर्म और वचन से प्रदेश की जनता की सेवा में जुटे हैं। मुझे लगता है कि जोरदार तालियों से पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत होना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ और ITV नेटवर्क पर। और अमूमन मैं इंटरव्यू करते समय सवालों की फहरिस्त तैयार नहीं करता, लेकिन जब से ये हुआ कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है तो सवाल इतने ज़्यादा आने लगे कि मुझे लगा कि एक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मेरे सवाल चलते रहेंगे और आप इत्मीनान से जवाब देते रहेंगे। मुख्यमंत्रियों को समय की दिक्कत होती है, किल्लत होती है, उस लिहाज से थोड़ी देर के लिए आप उसको परे रख दीजिएगा। मैं आज एक ऐसे मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ जो उत्तराखंड में सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम रखता है। एक ऐसे मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ जिसकी अगुवाई में उत्तराखंड में एक पार्टी ने लगातार 2 बार सत्ता हासिल की, रिकॉर्ड है। मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ जिसने अपने उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की, 94% वोट लेकर के विरोधी के पास जमानत बचाने की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। जाहिर है कि किसी में कामयाब राजनेता और मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं, इसलिए मेरे सवाल जो हैं वो आपके राज्य से, आपके लोगों से जुड़े होंगे। और चूंकि आपकी दूसरी पारी है और दूसरी पारी का 1.25 साल पूरा हो गया, मुझे लगता है कि अगर आपके राज्य या देश के आम आदमी के लिहाज से एक सवाल है कि इन 1.25 साल के भीतर सरकार की उपलब्धियां क्या? देखिए,
हमने एक समेकित रूप से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है और साथ ही साथ जो हमारा राज्य पर्यटन है, योग है, अध्यात्म है और पूरे विश्व के अंदर या पूरे देश के अंदर हमारे राज्य की प्रतिष्ठा हर क्षेत्र में बढ़ी है। हमने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं और केवल डिसीजन ही नहीं लिए हैं, डिसीजनों को धरातल पर उतारा है और उनको मूर्त रूप दिया है और अगले 10 सालों का रोड मैप सारे विभाग हमारे बना रहे हैं। उस पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार ये दशक उत्तराखंड का दशक हो, उसके लिए हमारे सारे प्लान आगे के लिए प्रस्तावित किए गए हैं और नई नई योजनाएं लाए हैं, नई नई नीतियां लाए हैं पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, होम स्टे हो या जो भी हमारे यहाँ पर आर्थिकी का आधार बन सकते हैं। और अगले 5 सालों में उत्तराखंड की जीएसडीपी दुगनी हो, इसके लिए प्रत्येक वर्ष का एक लक्ष्य लेकर उस पर हम काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारी बातें एक साथ में रख दी हैं, तो मुझे लगता है कि बारी बारी से मैं चलता हूँ। चूँकि ये महिलाओं का शो है, इसलिए मेरा पहला सवाल जो लाजमी सा है कि महिलाओं से ही जुड़ा होना चाहिए। उत्तराखंड की सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं की बेहतरी के लिए ऐसे कितने फैसले लिए हैं जो राज्य की महिलाओं को जानना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में उनसे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है? देखिए, उत्तराखंड एक बहुत ही देश के अन्य राज्यों से बड़ा भौगोलिक रूप से अलग राज्य है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अत्यंत ही कठिन हैं और महिलाओं के लिए विशेषकर से यहाँ की मातृशक्ति के लिए और यहाँ की मातृशक्ति का राज्य को आगे बढ़ाने में, राज्य की स्थापना में, राज्य के आंदोलन में और मैं कहूँ तो एक एक घर को चलाने के लिए यहाँ की मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके अलग एक चीज़ है कि राज्य की जो मातृशक्ति है उनको आगे आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जहाँ उनको घर भी चलाना पड़ता है, बहुत सारी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उनका संघर्ष होता है। इसलिए हमने जो सबसे पहले जो एक फैसला लिया है कि राज्य की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें सब में हम 30% का क्षैतिज आरक्षण यहाँ की मातृशक्ति के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए हमने तय किया है और उसका हम विधेयक लेकर आए, वो हमारा लागू हो गया है। इसके साथ साथ हमने 2025 जब हमारे राज्य की स्थापना का 25 साल पूरा होगा, यानी कि रजत जयंती वर्ष होगा, उस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य की 1,25,000 बहनों को, माताओं बहनों को हमने हर क्षेत्र में लखपति दीदी बनाने का हमने जो है एक संकल्प लिया है कि जिसके कारण से उनको भी हर क्षेत्रों में आगे आने का अवसर मिले। इसके साथ साथ एक हमने मातृशक्ति को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना चलाई और हमने भी इस बार नई सरकार के गठन होते ही 2022 से 3 सिलेंडर रिफिल करके देने की योजना हमने चलाई है। 1 साल के अंदर 3 सिलेंडर निःशुल्क रूप से प्रत्येक परिवार को जाएंगे, वो योजना भी हमने यहाँ पर चलाई है। इसके साथ साथ जो मातृशक्ति हमारी आज कृषि के क्षेत्र में काम कर रही है, स्वयं सहायता समूह हमारे बहुत सारे काम कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, होम स्टे जो हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आधार बनने वाला है, आर्थिकी का भी और आजीविका का भी, दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। होम स्टे को भी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से हम अनेक सब्सिडी की योजना लाए हैं। हमने हर क्षेत्र में प्रयास किया है कि मातृशक्ति हमारी आगे आए, मातृशक्ति का उत्थान हो। भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी कठिन हों, सामाजिक परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, लेकिन मातृशक्ति को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि मातृशक्ति का उत्तराखंड राज्य की हर विधि में, हर विधा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे लगता है कि तालियां बहुत बजनी चाहिए थी। 3 बड़ी बातें थीं। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण, 3 सिलेंडर मुफ्त और लखपति दीदी। किसी सरकार की योजनाएं जो आधी आबादी की खातिर इस तरीके से हों और कारगर हों तो जाहिर है कि तालियां बनती हैं। मैं एक ऐसे सवाल पर आना चाहता हूं जिसको लेकर के उत्तराखंड की चर्चा देश में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड
पर जब भी बहस होती है राष्ट्रीय चैनलों पर भी, तो नज़र जाती है उत्तराखंड की तरफ, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार यूसीसी को लेकर के मसौदा तैयार करवा रही है और कहा यह जाता है कि 90% के आसपास मसौदा तैयार भी हो गया है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार इस महीने के आखिर में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा या उसका बिल लेकर के आ जाएगी और देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा यूसीसी लागू करने वाला? अभी आपने कहा कि 90% मसौदा उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया ये है। मेरी जानकारी है। जल्दी ही पूरा तैयार हो जाएगा और देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जब भी आती है तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की नीतियों को ध्यान में रख करके यूसीसी पर काम करना शुरू किया, या फिर उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर माना कि नहीं, यूसीसी मेरे राज्य के लोगों के लिए ज़रूरी है? देखिए, ये पूरे देश भर के लोगों की हमेशा से ये अपेक्षा रही है, उनकी आशा रही है कि देश के अंदर यूसीसी भी लागू होना चाहिए। और हमने ये यूसीसी सबके हित के लिए लाए हैं, सबके कल्याण के लिए लाए हैं। और उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने जब यूसीसी की बात करी थी तो उस समय हमने कहा था कि उत्तराखंड राज्य हमारा गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का केंद्र है। इसके साथ साथ दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा प्रदेश लगा हुआ है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगी हुई हैं। और उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक परिवार से, प्रत्येक घर से, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में, देश में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए हमने इस जो 2022 का उत्तराखंड राज्य का विधानसभा का आम चुनाव था, उस चुनाव में उत्तराखंड की जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और उत्तराखंड की जनता ने भी उसमें हमें अपना मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता बनाया। उन्होंने पीछे से हमारे सर पर हाथ रखा, पीठ पर हाथ रखा कि आप आगे बढ़िए। और हमने जो सबसे पहला डिसीजन किया उत्तराखंड की नई सरकार बनने के बाद, हमारा पहला जो सबसे पहला जो निर्णय था वो यही था कि यूसीसी के लिए हमने कमेटी गठन करने का निर्णय लिया। और मुझे खुशी है कि आज फिर से यूसीसी की चर्चा पूरे देश में सब जगह हो रही है। और कुछ लोग इसके विपक्ष में भी हैं, मैं कहूँगा कि प्रतिपक्ष के लोग, जिनको केवल विरोध के लिए विरोध करना है। अलबत्ता ये हम सभी के हितों के लिए लेकर आए, हर वर्ग के, मैं कहूँ कि हर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी ये यूसीसी आ रही है। हमारा किसी के प्रति कोई विरोध नहीं है, किसी के प्रति कोई दोष नहीं है। और हम तो वैसे भी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस मंत्र को ध्यान में रखकर चलने वाले लोग हैं। इसी को आत्मसात करके निर्णय लेने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक यूसीसी अगर उत्तराखंड में आता है तो वो हर नागरिक के लिए किसी धर्म, पंथ या किसी जाति विशेष के खिलाफ या उसके हक में नहीं है। एक और मसला है जिसको लेकर के उत्तराखंड चर्चा में है और वो है लव जिहाद और लैंड जिहाद। लव जिहाद आप देखिए, उत्तरकाशी से लेकर के गंगोत्री यमुनोत्री तक उसको लेकर तनाव रहा। लैंड जिहाद पर आपने बुलडोज़र भी चलवाए। बहुत सारी सरकारी ज़मीनें हैं जिन पर कब्ज़ा रहा, मज़ारों का रहा। बुलडोज़र चलाने के बाद ये माना जाता रहा कि आपके ख़िलाफ़ एक धर्म विशेष का रोष पैदा होता है और आप जो काम कर रहे हैं एक धर्म विशेष के खिलाफ कर रहे हैं। देखिए, मैं यशवंत जी, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है मुझसे, तो मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ और यहाँ लोग जो बैठे हैं उनसे भी मैं उनकी राय भी जानना चाहूँगा कि हम न तो किसी मजार के खिलाफ हैं, न हम किसी धर्म के खिलाफ हैं, न किसी वर्ग के खिलाफ हैं। हमने तो कहा कि हम अतिक्रमण हटाएंगे, जो अवैध कब्जेदारी हटाएंगे। क्या वो अवैध कब्जेदारी को क्या सही ठहराया जा सकता है? अवैध कब्जेदारी हटनी चाहिए। और सरकारी ज़मीनें हैं जिनमें केवल ज़मीन को कब्जाने के लिए ऐसे बना दिए गए हैं, उनको हटाने के लिए हमने सबसे कहा कि आप स्वयं ही इसको हटा लीजिए। आप नहीं हटाएंगे तो प्रशासन हटाएगा और हम विधि के अनुसार उसको हटाएंगे, जो प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे। बहुत सारे लोगों ने स्वयं भी हटाया, जहाँ नहीं हटाया तो वहाँ पर ये चला है। इसको अनावश्यक रूप से ये किसी वर्ग विशेष के, किसी धर्म विशेष के खिलाफ कहना, मैं समझता हूँ कि न्यायोचित नहीं होगा। एक प्रधानमंत्री ने कहा कि
यह दशक जो है उत्तराखंड का दशक होगा। और मैंने ये भी देखा कि आप कह रहे हैं कि 2025 तक उत्तराखंड को मैं देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बना दूंगा। राजनीति में कहने में और ज़मीन पर सच के उतरने में बहुत समय लग जाता है, कभी कभी वो होता भी नहीं है। आपके पास कोई रोड मैप है अपने राज्य को द बेस्ट बनाने का? बिल्कुल, हमने सभी विभाग हमारे इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और रोड मैप बना रहे हैं। अगले 10 सालों का रोड मैप तैयार है, उस पर काम हो रहा है। हर वर्ष के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। उसके लिए हमारा सशक्त उत्तराखंड की हर महीने हर विभागों की समीक्षा होती है। एक दिन सभी विभागों की समीक्षा होती है, कुल आय और कुल व्यय होने वाले सब पर चर्चा होती है और उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। और जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से शब्द निकले कि, और ये शब्द भी उनके बाबा केदार की धरती पर निकले, और कैसे उनके शिव रूपी शब्द थे कि उनके मुंह से शब्द निकले और वो साक्षात रूप लेना व्यवहारिक रूप से धरातल पर, और जो भी सामने हमारे सामने जो स्थितियां परिस्थितियां आई उसमें उनके ये शब्द साक्षात सत्य होते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके कई सारे उदाहरण हैं मेरे सामने। चाहे आज उत्तराखंड अनेकों क्षेत्रों में आज आगे आ रहा है, देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड का नाम आता है, बहुत सारी योजनाओं में आता है, उनके इम्प्लीमेंटेशन में आता है, आज पर्यटन के क्षेत्र में आता है। आज इस बात की खुशी होती है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, और चारधाम यात्रा हो या हमारी कांवड़ यात्रा हो, इन यात्राओं में हर साल एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन में भी हमारा इस वर्ष 25% पिछले साल की तुलना में अधिक जीएसटी कलेक्शन हो गया। बहुत सारे क्षेत्रों में हम देश की जो हमारी स्कीमें चलती हैं, फ्लैगशिप स्कीमें हैं, उन स्कीमों में भी उत्तराखंड देश के 1, 2, 3 में कहीं ना कहीं बहुत सारे स्थान, बहुत सारे विभागों में, बहुत सारी योजनाओं में इस प्रकार से नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले हुए शब्द हमको प्रेरणा भी दे रहे हैं और हर उत्तराखंड वासी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। हम जब आपका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे थे तो मैंने सोचा कि इनका बयान था कि उत्तराखंड की जीडीपी पर कैपिटा जो है वो 2,33,000 हो गई है। तो मैंने ढूंढा कि इंडिया का नेशनल कितना, अगर नेशनल से नीचे होंगे तो मैं पूछूंगा कि आप क्या जीडीपी नेशनल से नीचे है? तो हमने देखा कि इनका 2,33 है, इंडिया का 1,72 है। तो हमने कहा कि उससे बहुत बेहतर हैं आप। तो एक बड़ा मामला आपको लेकर के, बल्कि आप चर्चा में भी रहे हैं और उसको लेकर के तारीफ भी आपकी हुई है कि उत्तराखंड में परीक्षाओं में भर्ती का घोटाला, पर्चों का लीक हो जाना, किसी और को बिठा कर इम्तहान दिलवा देना, एक अलग तरह के रैकेट का काम करना, उसके खिलाफ आपने सख्त कानून बनाए, कुछ कार्रवाइयाँ भी की और एक माहौल तैयार किया। लेकिन ये तात्कालिक है या फिर उत्तराखंड के लोग ये माने कि ये आगे भी ऐसा रहेगा? नहीं नहीं, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि ये जो भर्तियों में नकल का मामला है, ये कोई आज का नहीं है, तात्कालिक इसमें कुछ नहीं है। यह तो बहुत पुराना है, या बहुत दीर्घकालिक तक के लिए हमने निर्णय लिया है। मतलब कि ये बहुत पहले से ये चल रहा था और इसकी शिकायत हर बार आती थी लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। इस बार हमने उस पर निर्णय लिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और 80 से ज़्यादा लोग इस नकल की जो परीक्षाओं की नकल है या नकल के खेल में शामिल थे, उन सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। और उसके बाद हम देश का इस नकल के लिए सबसे सख्त कानून लेकर आए जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सारी की सारी संपत्ति जब्त करने का भी जो है उसमें हमने प्रावधान किया हुआ है। और जो परीक्षा से जुड़ा हुआ कोई छात्र छात्रा अगर उसमें पहली बार सम्मिलित पाए जाते हैं तो 3 साल तक वो किसी भी परीक्षा के लिए डीबार हो जाएंगे, और अगली बार अगर पाए जाएंगे तो उनको जो है 10 साल के लिए डीबार कर दिया जाएगा। तो इसके पीछे हेतु यही है कि ये हमारी तात्कालिक तो निर्णय है, तात्कालिक निर्णय लिया है राज्य के हित में, राज्य के नौजवानों के हित में, छात्र छात्राओं के हित में, और उनके अंदर एक विश्वास इस कारण से जगा है। और विश्वास जगने के कारण से जितनी अभी तक भर्तियां हुई हैं, 5 लाख से भी ज़्यादा छात्र छात्राओं ने सभी परीक्षाओं में भाग लिया है। और ऐसे ऐसे लोग इसमें मिले हैं कि जिन्होंने आकर हमको कहा कि नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया, और इसके कारण से जो उनके बेटे बेटियां लंबे समय से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था, अब उनका चयन हो रहा है। और सबके अंदर एक विश्वास लौटा है कि अगर हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, हम योग्यता प्रतिभा रखेंगे तो निश्चित रूप से उनको चयन का
अवसर मिलेगा। और यही जो है इस नकल के अध्यादेश की विशेषता है कि एक गरीब माता पिता का बेटा जिसका केवल और केवल एक ही पूंजी होती है, वो उसकी शिक्षा होती है, उसके सहारे उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आपने अपने जवाब में कहा कि पहले मंशा नहीं थी या कार्रवाइयाँ नहीं हुई, इसलिए माहौल वैसा बना रहा है। तो क्या पिछली सरकारों ने इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की? ये पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से नकल के बारे में लगातार बातें उठती थी, लगातार बातें आती थी, कुछ दिनों बात चलती थी, फिर उसके बाद बात समाप्त हो जाती थी। इस बार भी ये बात आई और जब हमारे सामने बात आई तो हमने ये निर्णय किया कि हम इसकी प्रारंभिक रूप से जांच करवाएंगे। जब प्रारंभिक रूप से जांच करवाई गई तो ये नकल में बड़े पैमाने पर जो है गड़बड़ियां सामने आई, तो हमने जो है इसके लिए एक एसटीएफ को पूरा का पूरा उत्तराखंड की जो पुलिस है उसको ये काम दिया। उन्होंने काम देने के बाद जब ताबड़तोड़ एक के बाद एक कार्रवाइयाँ करी तो उसमें बहुत सारे छोटे बड़े और बहुत बड़े जितने भी लोग इसमें शामिल थे, हमने कहा कोई इस आधार पर कार्रवाई नहीं होगी कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किस दल से जुड़ा हुआ है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, किससे ताल्लुकात रखता है, अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसकी कार्रवाई हुई और उसी का परिणाम है कि जो है 80 से ज़्यादा लोग जेल में गए। आपने शिक्षा का माहौल बेहतर करने के लिए एक फैसला लिया। एक फैसला आपका ये भी है कि वैसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं, 80% से ज़्यादा स्कोर लेकर के आते हैं 10th में, तो आप स्कॉलरशिप देंगे 1200 रुपये के आसपास। और उत्तराखंड में जो कि दूर दराज के इलाकों में गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, 1200 रुपये के लिए उनके भीतर एक ललक पैदा होती है कि मुझे 80% से ऊपर मार्क्स लेकर के आना है। आपने कहा कि 30% आरक्षण मैंने महिलाओं को दिया, 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण पर आंदोलनकारियों को भी दे रहे हैं। आपका विपक्ष कहता है कि दरअसल आप ये सब कुछ जो है 2024 के लिहाज से कर रहे हैं। बेरोजगारी है इसलिए आप भाग रहे हैं, महंगाई है जवाब नहीं इसलिए आप भाग रहे हैं, तो आप ये सब विकल्प अपना रहे हैं। विपक्ष क्या करेगा? उनको केवल विरोध के लिए विरोध करना है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और उनको विपक्ष भी क्यों कह रहे हैं, उनको आप प्रतिपक्ष कहिए। उनको हर चीज का हमारा जो है प्रतिकार करना है, इसलिए उनको हर चीज में जो राजनीति दिखाई देगी। जब उत्तराखंड की बात होती है तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है टूरिज्म और तीर्थ यात्राएं भी उसी के दायरे में आती हैं। और एक आंकड़ा कहता है कि इस साल मई में ही 20 लाख से ज़्यादा लोग आपके यहाँ आए। इस बार रिकॉर्ड लोग आ रहे हैं। जो बुनियादी ढांचा है 4 धाम का, उसमें आपने बहुत इजाफा किया है, उसका कायाकल्प हुआ है। अभी भी लेकिन टूरिज्म को लेकर के, तीर्थ यात्राओं को लेकर के लोगों के सवाल हैं कि सड़कें उस तरीके से नहीं बनी हैं। हरिद्वार से आप देहरादून आएँ तो 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। अंदर के इलाकों में भी भीड़ ज़्यादा है, उसके मुताबिक उस तरह के संसाधन जुटाए नहीं गए हैं। आपकी सरकार, मुझे लगता है कि चूँकि आप बहुत प्रबुद्ध मुख्यमंत्री हैं और आप चीज़ों को समझते हैं, आने वाले समय को भी आप देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आज जो दिक्कतें हैं, आपको पता है कि कल जो होगा वो क्या समस्या खड़ी होगी। उस लिहाज से सरकार अपने राज्य के भीतर बुनियादी ढांचे को कितना बेहतर करने की कोशिश करिए और क्या कर रही है? देखिए, एक बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो 4 धाम यात्रा है, 4 धाम यात्रा विशुद्ध रूप से धार्मिक यात्रा है, स्पिरिचुअल यात्रा है। लोग अपने को शोधित करने के लिए आते हैं, अपने आप को एक शांति के लिए और भगवान के प्रति पूरे समर्पण भाव से कि भगवान के यहाँ आकर उनको शांति मिले, आत्मशोधित हों और नई ऊर्जा उनको प्राप्त हो। तो ये यात्रा एक तो बहुत भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं उसकी, और यात्रा भी कठिन है। लेकिन इसके साथ साथ ये मानना पड़ेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, तेज़ी से रोडों का विस्तार हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है। इसके साथ साथ जो आप कल कह रहे थे, हरिद्वार से देहरादून आने वाली रोड, यह रोड भी बहुत अच्छी बन गई है, बहुत चौड़ीकरण हो गया, ये हो गया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी यात्रा का जो सैलाब है, भक्तों का जो सैलाब है, उत्तराखंड आने वाले सैलानियों का, पर्यटकों का जो एक बड़ा आकर्षण उत्तराखंड के प्रति बना है, उसके कारण से वीकेंड वो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन इतना ज़्यादा यहाँ पर लोगों का आना हो जाता है कि उसके कारण से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी, उसके आसपास रुद्रपुर तक का क्षेत्र और यहाँ से लेकर हमारा मुजफ्फरनगर तक, अगर आज रविवार का दिन है, आज अगर आप देखेंगे तो अभी मुजफ्फरनगर तक जाम लगा होगा।
तो निश्चित रूप से ये आपने बहुत ही जो मैं सोचता हूँ, शायद आज पता नहीं क्या हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वो ये आप प्रश्न कर रहे हैं, और जो हम योजना बना रहे हैं वो योजना हम आगे आने वाले 25 सालों के लिए बना रहे हैं। अब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, पार्किंग कैसी होगी, यातायात के किस प्रकार की सड़कों का हमें निर्माण करना है, तो उन सब पर हम विचार कर रहे हैं कि आगे जो भी अवस्थापनाएं हैं हमारी जो है उस हिसाब से हों कि उत्तराखंड आने वाले यात्रियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या, टूरिस्ट की संख्या वो हर साल बढ़ने वाली है। जैसे पिछले साल हमारा चारधाम यात्रा का जो आंकड़ा था वो 50 लाख के आसपास था, और इस बार ये आंकड़ा पार होने वाला है। और अभी जैसे ही चारधाम ऑल वेदर रोडों की श्रृंखला में हमारी जो ऑल एलिवेटेड रोड है दिल्ली देहरादून, इस रोड के कंप्लीट होते ही जब दिल्ली से देहरादून का सफ़र मात्र 2 घंटे का हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि आप भी जो है जैसे ही आपका वीकेंड होगा, एक दिन का भी समय मिलेगा, तो आपका भी मन करेगा कि मैं भी जो है हरिद्वार आ जाऊं, मैं भी देहरादून आ जाऊं, मैं ऋषिकेश आ जाऊं, या मैं मसूरी चला जाऊं और आज की रात और कल दिन रहकर फिर दोबारा से 2 घंटे में मैं अपने काम पर वापस लौट जाऊं। जब आप उत्तराखंड की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप ऐसे सौभाग्यशाली मुख्यमंत्री हैं जिसके राज्य का रिश्ता नाता हिंदुस्तान के कोने कोने से बनता है। आप बोल रहे हैं, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, 4 धाम, वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, या यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, मैं अपने 1000 किलोमीटर दूर गांव में भी अगर मेरा कोई भाई सुन रहा होगा तो उस भी सुन रहा होगा कि वहाँ रास्ते अब कैसे बन जाएंगे, जाने का रास्ता कैसा हो जाएगा, साधन, सहूलियतें, सुविधाएं कैसी कैसी हो जाएंगी। इसलिए हिंदुस्तान का हर आदमी अभी आपको जानना चाहता है, सुनना चाहता है। मैंने ये देखा कि केदारधाम और बद्रीधाम की तर्ज पर आपने कुमाऊँ के प्राचीन मंदिरों को भी जोड़ने की कोशिश की है और एक नए सिरे से आप उसको विकसित कर रहे हैं। दूसरा है जो हरिद्वार ऋषिकेश का कॉरिडोर है, जहां आप इंटरनेशनल योगा यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी में हैं। इन दोनों के बारे में उत्तराखंड के लोग नहीं, हिंदुस्तान के लोगों को आप जरा बताइए। देखिए, बाबा केदार की जो भूमि है वो हमारा केदार खंड, जिसमें हमारे चारों धाम आते हैं। इस पूरे क्षेत्र में आने वाले सारे हमारे तीर्थ स्थल आते हैं, धार्मिक स्थल आते हैं, या हमारे सभी मंदिर आते हैं जी। उसी प्रकार से बाबा कैलाश की भूमि मानस खंड, और मानस खंड के अंदर भी जो है हमारा आदि कैलाश से लेकर नीम करोरी बाबा, हाट कालिका मैया, बैजनाथ धाम, हमारा बागेश्वर धाम, हमारा जागेश्वर धाम, गोलजू, चितई गोलजू, और माँ पूर्णागिरी का धाम, माँ बाराही का धाम, बाबा गोरखनाथ का स्थान, ऐसे अनेकों, ओम पर्वत, अनेकों स्थान। मैं उनका नाम लूँगा तो मैं नाम लेते ही रहूँगा, 1 घंटे तक नाम ही समाप्त नहीं होंगे। तो उन सभी को भी एक माला में पिरोया है। उसको वह भी हमारा एक संकल्प था, जिस प्रकार से यूसीसी पर हम काम करेंगे, यूसीसी उत्तराखंड में लागू करेंगे, वैसे ही उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने इस आम चुनाव से पहले हमारा संकल्प था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम मानसखंड मंदिर माला मिशन, जिसके बारे में आपने कहा, कुमाऊं क्षेत्र के सारे मंदिर, उन मंदिरों का भी नए तरीके से जीर्णोद्धार करेंगे, नए तरीके से उनका विकास करेंगे, उनको एक सर्किट के रूप में उनको जोड़ेंगे। तो वो काम हमने शुरू कर दिया है, और मास्टर प्लान हमारा जागेश्वर धाम से शुरू हो रहा है। पहला काम हमारा वहाँ शुरू होगा। इस बार योग दिवस के दिन मैं भी वहाँ रहने वाला हूँ, और वहाँ से वो शुरू होकर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से 4 धाम में हमारी यात्रा चलती है और पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग उत्तराखंड आते हैं, वो 4 धाम के साथ साथ मानसखंड का भी जो है भ्रमण करें, मानसखंड के भी दर्शन करें। और एक नया काम ये भी हमने शुरू किया है। जो सैलानी उत्तराखंड आएँ या जो तीर्थयात्री आएँ, उनके ठहरने के लिए आपने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, होम स्टे। और मेरी जानकारी है कि आप भी कहीं बाहर जाते हैं उत्तराखंड में तो आप होम स्टे करते हैं। ये होम स्टे कॉन्सेप्ट क्या है, और एक आम आदमी जो उत्तराखंड आ रहा है वो इसका कैसे फ़ायदा उठा लें? होम स्टे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका एक घर दिल्ली में है तो आप ये मान सकते हैं कि मेरे घर के अलावा मेरा एक घर और उत्तराखंड में, यानी कि मेरे घर जैसा मेरा एक घर और। तो इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट है, और लोगों ने तेज़ी से होम स्टे को अपनाया है। 5000 के करीब अभी होम स्टे हमारे रजिस्टर्ड हो गए हैं। तेज़ी से होम स्टे बनाने की दिशा में, होम स्टे का जो काम है उसको बढ़ाने की दिशा में
तेज़ी से उत्तराखंड के अंदर काम बढ़ रहा है और मैंने भी ये प्रयास किया है कि मैं भी जब भी रात्रि जिलों के भ्रमण पर जाता हूँ तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं अधिकांश होम स्टे पर ही रुकूं और कहीं ना कहीं इसका एक संदेश भी है कि होम स्टे में जहाँ लोगों को सस्ते और कम पैसों पर अच्छी सुविधा मिल जाती है और अपने घर का जैसा खाना भी मिलता है, उत्तराखंड के परिवेश को, उत्तराखंड के गाँव को, उत्तराखंड के कल्चर को नज़दीक से समझने का उनको अवसर मिलता है जो बाहर से आते हैं। और लोगों ने काफ़ी इसको सराहा है और हमारे उत्तराखंड के अंदर तेज़ी से लोगों ने इसको अपनाया है। अब लोग नीचे अपना घर बना रहे हैं, ऊपर होम स्टे बना रहे हैं, बहुत तेज़ी से ये काम आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में निश्चित मानिए कि उत्तराखंड के लिए हमारा एक आजीविका का और आर्थिकी का और रोजगार का बहुत बड़ा आधार हमारा होम स्टे बनने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने अभी संबोधन में, जिस दिन हमको वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तराखंड को देहरादून से दी है, उस दिन उन्होंने जो 9 रत्न जिनकी उन्होंने चर्चा करी, विकास के 9 रत्नों की, उसमें से एक यह भी है कि होम स्टे भी बड़ी तेजी से उत्तराखंड के अंदर बढ़ रहे हैं। राणा सर, मेरा एक सवाल है धामी सर से। मैं देहरादून में घुस रहा था तो एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगी थी, उस पे लिखा हुआ था कि शहीद के माँ का बेटा पुष्कर सिंह धामी, शहीद के बहन का भाई पुष्कर सिंह धामी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शहीदों के लेके और बहुत सारी आपने योजनाएं, मैं अभी सुन रहा था आपको, और शहीदों के लिए कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम जो है आपकी सरकार ने शुरू किए हैं जो उनके लिए बहुत बेहद फायदेमंद है? देखिए, एक तो हमने जो जितने भी चाहे द्वितीय विश्व युद्ध के हों, चाहे और हमारे उसके शहीदों के आश्रित हों, उनके लिए हमने सबसे पहले तो क्या किया कि जो उनको मिलने वाली जो धनराशि बहुत कम हुआ करती थी, 4,000 रुपये, 6,000 रुपये, उसको बढ़ाकर हमने 10,000 रुपया किया। शहीदों का नाम सबके स्मरण में रहे, उसके लिए हमने प्रयास किया। जो उत्तराखंड के जो हमारे आंदोलनकारी हैं, शहीदों के आश्रित हैं, उनकी जो पेंशन है उसको बढ़ाया। इसके साथ साथ जो शौर्य चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र विजेता हैं, उनकी जो देय धनराशि होती थी उसको हमने कई गुना बढ़ा दिया, एकदम से बढ़ाया है। और शहीदों का जो सम्मान है वो हमारी पहली प्राथमिकता है। और उत्तराखंड के अंदर हमारे यहाँ पर 1700 से भी ज़्यादा 1962 से लेकर अब तक के युद्धों में शहीद हुए, उनके लिए हम यहाँ पर जो हमारा देहरादून में गुनियाल गांव है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सैन्य स्थल बना रहे हैं, जो उत्तराखंड के हर शहीद के आंगन की मिट्टी उस सैन्य स्थल पर लाई गई है। वो हमारे लिए, पूरे देश के लिए एक श्रद्धा का और उनके स्मरण का स्थान होगा, जहाँ पर लोग आएंगे और उसका भव्य निर्माण हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 4 धामों के बाद उत्तराखंड को 5वां धाम, सैन्य धाम जिन उनकी संज्ञा दी है, निश्चित रूप से बड़ी संख्या उत्तराखंड के अंदर है। और आज भी देश के जितने भी युद्ध हुए हैं, अगर हम उन युद्धों की बात करें तो उत्तराखंड के वीर जवानों ने हमेशा देश की माटी की रक्षा के लिए, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए, अपने कर्म को करने के लिए सबसे आगे अगर कोई रहा है तो वीर, ये जहाँ देवभूमि है वहीं वीरभूमि भी है, उत्तराखंड है। आपने जो इस होम स्टे की बात की, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब कभी बाहर के राज्य का आदमी उत्तराखंड में आता है, किसी घर में रहेगा, खाएगा, पिएगा, आजू बाजू के लोगों से मिलेगा, उनके रहन सहन को देखेगा, समझेगा, तो जो भारतीयता का बोध है वो बहुत बढ़ेगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जितना सराहा जाए वो कम है। एक और कॉन्सेप्ट आपका है, वाइब्रेंट विलेज। ये वाइब्रेंट विलेज क्या है? ये हमारे सीमावर्ती जो गांव हैं, जिन गांवों में आधारभूत अभी बहुत सुविधाओं की आवश्यकता है, शिक्षा चिकित्सा की आवश्यकता है, रोडों की आवश्यकता है, अन्य जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं किसी व्यक्ति के जीवन में, या किसी को भी जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति को चाहिए, उनकी भी जो है वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अभाव, दूरस्थ होने के कारण से, सड़क न होने के कारण से, अन्य सुविधाएं न होने के कारण से हो रहा था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज की योजना को लेकर आए हैं और उस योजना में हमने हमारे राज्य के अभी 4 गांव, नीति, माणा, मल्लारी और गुंजी, 4 गांवों को इस योजना के पहले चरण में सम्मिलित किया गया है। और उसमें हमारे केंद्र सरकार के मंत्रियों का भी प्रवास हो रहा है, भारत सरकार की योजनाएं भी आ रही हैं,
वहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, जितनी भी और ये हमारे जो आजीविका के क्षेत्र में होने वाले काम हैं, उन सभी को तेज़ी से विकसित करने का काम चल रहा है। और राज्य सरकार भी इन जो सीमावर्ती जो हमारे ऐसे गांव हैं, उन गांवों को प्राथमिकता में लेकर उनको डेवलपमेंट की योजना बना रही है, जिससे कि जो हमारे यहाँ की एक पलायन भी बड़ी समस्या है, उस पलायन की समस्या को भी कहीं ना कहीं उसको रोकने में, उसको कम करने में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। इन गांवों में मूलभूत रूप से सारी सुविधाएं जुटाना इस योजना का प्रमुख हिस्सा है। दो बातें आपके जवाब से सामने आती हैं। पहला ये है कि अगर सीमावर्ती गांवों में हम रिहाइश बढ़ाते हैं और बुनियादी इंतज़ाम मजबूत करते हैं तो जो दुश्मन देश है उसके लिए भी एक चैलेंज होता है। दूसरी बात आपने अभी पलायन की कही, चूँकि यहाँ पहले कुछ नेता आए, हरक सिंह रावत भी थे उसमें, उन्होंने कहा कि पलायन इस राज्य की सबसे बड़ी चुनौती है और पलायन को कोई भी सरकार नहीं रोक सकी है और हर सरकार के लिए एक बड़ा सवाल पलायन है उत्तराखंड का। देखिए, निश्चित रूप से पलायन रोकने के लिए देखिए वहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं, मूलभूत जो एक व्यक्ति के जीवन में ज़रूरतें होती हैं, उनका होना बहुत आवश्यक है। और उसी को करने के लिए ये वाइब्रेंट विलेज की योजनाएं लाई गई हैं। और जो हमारे बॉर्डर डेवलपमेंट की जो योजना थी, उसी योजना को बढ़ाया है। भारत सरकार उस पर तेज़ी से काम कर रही है। हम भी राज्य सरकार की तरफ से भी उन पर विशेष फोकस कर रहे हैं, जिससे कि हमारा पलायन रुके। और पलायन केवल रुके ही नहीं, बल्कि पलायन के साथ साथ रिवर्स पलायन हो। अब जो लोग देश दुनिया के अंदर चले गए हैं और अनेकों स्थानों पर उन्होंने अनेक प्रसिद्धियां प्राप्त की हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, बहुत सारा नाम किया है, उन सभी से भी जब मैं मिलता हूं तो उन सब से भी मैं कहता हूं कि आप उत्तराखंड के अपने मूल स्थान पर आइए। और आपने दुनिया के अंदर, देश के अंदर अपना बड़ा नाम किया है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि जो आपके पूर्वजों की भूमि है, जहाँ से आपकी जड़ जुड़ी हुई है, उस जड़ से जुड़े रहिए, उसको बढ़ाइए। और बहुत सारे लोग जिन्होंने ऐसे अनेकों काम किए हुए हैं, वो वापस लौट कर आ रहे हैं और वो नए उपक्रम, नए काम उत्तराखंड के अंदर भी खड़े कर रहे हैं। रिवर्स पलायन भी तेजी से अब लोगों को आकर्षित कर रहा है। मेरे आखिरी सवाल से पहले शायद आप कुछ पूछना चाहते हैं। जी धामी जी, आपने बड़े सौम्य और गरिमामयी तरीके से इस मंच से सारे सवालों का जवाब दिया। एक दिल्ली में आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री जी के बड़े चहेते मुख्यमंत्रियों में से शुमार हैं। आपकी सरकार के बाद, आपके दूसरे टर्म के बाद आपकी लोकप्रियता जो है वो लगातार बढ़ती जाती है। और आने वाले समय में जबकि लोकसभा चुनाव है, 5 सीटें हैं आपके यहाँ राज्य में, आपको क्या लगता है इस इंडिया न्यूज़ के मंच से आज आप क्या घोषणा करेंगे कि वो सीटें जो हैं वो कितनी ज़्यादा मतों से आप जीतते जा रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का चेहरा और आपका काम, 2 चीज़ें हैं आपके साथ। मैं आपको रोक, मेरा आखिरी सवाल उन्होंने ले लिया। तो लाजमी है कि कितनी सीटें? 5, 5 और 5। और देवभूमि उत्तराखंड से जो होता है वो पूरे देश में जाता है, क्योंकि हमारे महाराज जी बैठे हैं यहाँ पर, पूज्य बहन बैठी हुई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है उत्तराखंड जो करता है पूरी देश के अंदर वो चला जाता है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से कह रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2/3 इस बार 2/3 वोटों से, 2/3 बहुमत से बनेंगे। और पिछली बार जितना मत प्रतिशत यहाँ मिला था वो सारे मत प्रतिशत पीछे छूटने वाले हैं। इस बार नया जो है रिकॉर्ड बनने वाला है, इतिहास बनने वाला है। चलते चलते एक निजी सवाल, चूँकि आपका मेरा नाता याराना है, दोस्ती का है। पिछले कई महीनों में मैंने आपको देखा कि आप लगातार जो है स्मार्ट होते चले जा रहे हैं, आपका वजन कम होता चला जा रहा है, फिट होते चले जा रहे हैं। उसके लिए मैं एक ही बात कह सकता हूँ, वो जैसा नजरें होती हैं वैसा नजरिया बन जाता है। कहते हैं ना, वो नजरें बदल दीजिए नज़ारे बदल जाएंगे, नजरें बदल दीजिए नज़ारे बदल जाएंगे, खुद को बदल दीजिए सितारे बदल जाएंगे। अरे कश्ती बदलने से क्या फायदा, अरे कश्ती बदलने से क्या फायदा, दिशा बदल दीजिए किनारे बदल जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी जी, तमाम व्यस्तताओं के बाद भी, समय की तंगी के बाद भी आप आए और आपने मेरी पूरी बात मानने की तसल्ली से आप जवाब देंगे, मेरे किसी भी सवाल को आप टालेंगे नहीं। आपने दिल से जवाब दिया, खुले मन से दिया,
और पूरा समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद। वैसी महिलाएं उत्तराखंड के जिन्होंने देश में नाम रोशन किया, अपने राज्य का, अपनी ज़मीन का, उनके सम्मान का समय मुख्यमंत्री जी से 2-4-5 मिनट और मैं कहूँगा कि रोक लीजिए। और ऐसी लड़कियां जिन्होंने देश का नाम, राज्य का नाम देश में रोशन किया है, या राज्य की लड़कियों की, महिलाओं के लिए वो मिसाल बनी है, उनको अदय। राणा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पे ही रहें। हम इससे पहले कि शक्ति अवार्ड्स 2023 की ओर बढ़ें, मैं बुलाना चाहूँगा मंच पे ITV नेटवर्क के संस्थापक को और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी को कि वो आके मंच पे 2 शब्द बोल के जाए।